नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। हनुमान से चले डॉन तक पहुंचे। महाराष्ट्र में मर्यादा ताक पर रख दी गई है। आरोपों के मामले में नेता नहले पे दहला मार रहे हैं। शिवसेना के संजय राउत ने जेल में बंद राणा दंपत्ति के खिलाफ पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। थोड़ी देर में वो अपने ही दाव में उलझे नजर आए। उन्होंने कागज दिखाया था, बीजेपी ने उनके सामने फोटो का अंबार लगा दिया। महाराष्ट्र में आज की कहानी थी तेरा डॉन वर्सेस मेरा डॉन, तेरी एजेंसी वर्सेस मेरी पुलिस। देखिए महाराष्ट्र की सियासत का ताजा ट्विस्ट। हनुमान चालीसा पर चल रही महाराष्ट्र के महाभारत में नहले पर दहला, बादशाह पर इक्का, दांव पर पेच लगातार जारी है। जंग के कई मोर्चे खुल गए हैं। संजय राउत वर्सेस नवनीत राणा, मुंबई पुलिस वर्सेस केंद्रीय एजेंसियां, एफआईआर वर्सेस कंप्लेन, और सबसे ताजा ट्विस्ट है तेरा डॉन या मेरा डॉन। शिवसेना नेता संजय राउत ने सनसनीखेज अंदाज में मंगलवार की रात एक दस्तावेज ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का लोन लिया था, जिसकी जेल में मौत हो गई थी। उसी लकड़ावाला को डायरेक्टर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसके डी गैंग से भी संबंध थे। मेरा सवाल, क्या ईडी ने इसकी जांच की? राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। राउत ने एक के बाद एक धड़ाधड़ 3 ट्वीट किए। आखिरी ट्वीट में लिखा, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, और सुबह होते होते खुद मीडिया के सामने अपने आरोपों को धार देने के लिए नमूदार हो गए। नवनीत राणा जो जेल में है, उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। लकड़ावाला, यूसुफ लकड़ावाला, आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहाँ भी, आपको पता चलेगा। उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके बहुत खतरनाक थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था। लकड़ावाला के जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, वो सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था। 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ। उसकी जांच क्यों नहीं हो गई? क्यों छुपाया गया? नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? ये सवाल मेरा सिर्फ ईडी को नहीं है, ये सवाल ईओडब्ल्यू को भी है। मुंबई के कोई तो बचा रहा है। उससे एक बात साफ होती है, मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है। अंडरवर्ल्ड दहशत और टेरर यहाँ निर्माण करना चाहता था। ऐसे लोगों को पकड़कर उनको पैसा कहाँ से आता है, ये भी अब खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, और जल्दी और बड़े खुलासे होने वाले हैं। संजय राउत खुद को ही सियासत का 1.5 सयाना समझ रहे थे। उनके बयान के कुछ घंटे बीते नहीं कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ट्विटर के अखाड़े में धड़ाधड़ कई तस्वीरों के साथ कूद पड़े। तस्वीरों में यूसुफ लकड़ावाला, राजीव गांधी, शरद पवार तक के करीब दिख रहे थे। इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया कि मरहूम लकड़ावाला चाहे जो रहे हों, चाहे उनके अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ते रहे हों, करीबी उनकी कांग्रेस एनसीपी के दिग्गज लीडरों के साथ थी। बात निकली तो थोड़ी और दूर जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक तक गई। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि शिवसेना दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेती। शिवसेना नेता औरों पर डी गैंग को बचाने का आरोप करने के पहले बेहतर होता कि जो मंत्री आज कारावास में है, दाऊद के गुर्गे के साथ उनके संबंध ही एक कागज पे आया, सारे देश ने देखा, उसे कौन बचा रहा है? उसे आप ही के तो मुख्यमंत्री बचा रहे, और डी गैंग को बचाने का आरोप दूसरे पर। ये कौन सी नौटंकी है शिवसेना नेताओं की? जो आरोप उन्होंने नवनीत राणा पर लगाए हैं, उन आरोपों का जरूर जवाब नवनीत राणा और उनके पति देंगे। पर सवाल उठता है कि दूसरों को डी गैंग से जोड़ने के पहले स्वयं शिवसेना नेता
डी गैंग के साथ जुड़े हुए मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, इसका जवाब कब देंगे? ये शिवसेना की दोगली भाषा और उनकी नौटंकी सारा देश जानता है। केवल और केवल नवनीत राणा और उनके पति ने शिवसेना दल की जो बेइज्जती पूरे देश में की, उससे व्यतीत होकर के इस प्रकार के आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अंडरवर्ल्ड से महाराष्ट्र की सियासत का दामन छूटता ही नहीं। जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी उस पर ऐसे आरोप नहीं लगते थे। अब उसने सियासी पाला बदला है तो सहयोगियों के दामन के दाग उसके ऊपर भी लगने लाजमी है। मगर मुंबई में इस वक्त जो खेल स्टेट एजेंसी वर्सेस सेंट्रल एजेंसी चल रहा है उसका तो जवाब ही नहीं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को सुरक्षा न दे पाने और फर्जी एफआईआर दाखिल करने के आरोपों से घिरे मुंबई के सीपी संजय पांडे ने सीआईएसएफ के डीजी को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई कमिश्नर संजय पांडे ने सीआईएसएफ से जांच करने को कहा है कि जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला हुआ तो जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा में जुटे सीआईएसएफ जवान कहां थे और क्या कर रहे थे। किरीट ने इस मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की, उन्हें एक शिकायती चिट्ठी सौंपी जिनमें वही तमाम आरोप हैं जो वो अब तक लगा रहे हैं। मगर जब उन्होंने सीआईएसएफ कमांडो पर पुलिस कमिश्नर के आरोपों पर सुना तो बोले उन्हीं की वजह से जान बची। पुलिस ने कहा कि नहीं आप जाइए, और बाहर निकलते ही इसी गुंडों ने मेरे पे हमला किया, सब पुलिस गायब हो गए, मेरी जान बचाई कमांडो ने। वो लाइव टीवी पे दिखाई दे रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर कोई चर्चा करेगा तो उन्होंने ही देखा ये लाइव रिले। तीसरी बात, मैं बाल बचा, वहां से निकालने का काम कमांडो ने किया। ये चाहते हैं कि ये कांच इसके बगैर यहां लगनी चाहिए थी, किरीट सोमैया की आंख जानी चाहिए थी। ये सवाल उनकी माफिया सेना पूछ रही है। वो पत्थर जो आया वो यहां लगना चाहिए था। किरीट सोमैया बच गए, मामूली जख्म हुआ, उसके लिए वो उनके कमिश्नर को पूछ रहे मरा क्यों नहीं किरीट सोमैया। संजय राउत केंद्रीय एजेंसी ईडी से सवाल पूछ रहे हैं तो किरीट सोमैया सेंट्रल की फोर्स सीआईएसएफ को डिफेंड कर रहे हैं। सोमैया तो यहां तक आरोप लगाते घूम रहे हैं कि कमिश्नर संजय पांडे जल्द ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। सीपी संजय पांडे और मुंबई पुलिस पर भरोसा जेल में बंद सांसद नवनीत राणा को भी नहीं है। उन्होंने संजय राउत के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आरोप है कि संजय राउत मुझे व्यक्तिगत तौर पर परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आती हूं और खास जाति से आती हूं, इसलिए वो टॉर्चर कर रहे हैं। वो रोजाना न्यूज़ चैनलों पर मेरे खिलाफ बोलकर मुझे परेशान कर रही हैं। उन्होंने पिछले दिनों दिए इंटरव्यू में मुझे और मेरे पति को बंटी और बबली कहा था। ये नाम लेकर वो मेरी जाति को बदनाम कर रही हैं। ये सिलसिला 2019 से ही चल रहा है, जब से मैंने अमरावती में शिवसेना उम्मीदवार को हराया। आइए अब अमरावती का रुख करते हैं, जहां से नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त अमरावती में मौजूद हैं। इस पूरे विवाद पर पवन नारा ने सड़कों पर आम लोगों की राय मांगी। मजे की बात यह है कि वहां नवनीत राणा को भाभी जी कहने वाले वोटर भी मिले। जनता की राय खुद सुनिए। नवनीत राणा और रवि राणा जेल में हैं और पूरे विवाद के केंद्र में है हनुमान चालीसा। और इस वक्त हम हैं अमरावती में एक नाश्ता सेंटर पर। सुबह सुबह नाश्ता करने की परंपरा है। यंगस्टर्स हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपके सांसद और विधायक गिरफ्तार हैं, विवाद में हनुमान चालीसा है। अमरावती की जनता के तौर पर आप क्या सोच रहे हैं? सर, अमरावती की जनता के तौर पर मैं ये सोचता हूँ कि नवनीत राणा और रवि राणा जो कर रहे हैं वो हिंदुत्व के लिए सही कर रहे हैं, और उनका जो प्रयास है वो उद्धव सरकार को जगाना है। उद्धव सरकार जो बाला साहब ठाकरे के मार्ग पर चल रहे हैं वो उनका मार्ग भूल चुके हैं। उनको यही जगाने के लिए नवनीत राणा और रवि राणा ने कार्य किया। हनुमान चालीसा का विवाद अमरावती के सांसद की वजह से शुरू हुआ है और पूरे देश में चर्चा है। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि हनुमान चालीसा कोई विवाद बात है नहीं। अगर वो हनुमान चालीसा सीएम के घर के सामने पढ़ना चाहते थे तो सीएम ने पढ़ने देना चाहिए था। जहाँ पे जीरो थे वहाँ से जीरो से हीरो करवा दिया। अभी जहाँ पे किसी को पता नहीं था अभी सब उनको जानने लग गए हैं। देश भर में नवनीत राणा कौन है, रवि राणा कौन है। तो ये बात है कि जीरो से हीरो हो चुके हैं।
बाकी रहा राजद्रोह, तो ये तो कोई राजद्रोह मुझे लगता नहीं है। राजद्रोह है नहीं, जीरो से हीरो हो गए हैं। राइट। उद्धव ठाकरे और शिवसेना हमेशा से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करती रही है। तो हिंदुत्व का अगर झंडा वो बुलंद करते रहते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत थी? हिंदुत्व तो उसमें भी है, दिक्कत क्या है? अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए था। आप युवा हैं, रवि राणा और नवनीत राणा शिवसेना को चुनौती देते हैं, हनुमान चालीसा की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं? आमदार रवि राणा और खासदार नवनीत जी राणा, इन पे जो भी गुने दाखिल किए गए हैं सब झूठे हैं। हालांकि सबको पता है, पब्लिक जितने भी पब्लिक है सबको पता है कि आमदार रवि राणा और खासदार नवनीत जी राणा घर के अंदर रहने के बाद में भी इन पे राजद्रोह का कलम लगाते, 153 वगैरह जो भी लगाते हैं, ये सब झूठा है। ये कुछ भी नहीं है, पब्लिक को सब दिखता है। दिखता है तो पब्लिक को क्या दिखता है? हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कौन, उद्धव ठाकरे की नवनीत राणा? इसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, पर एक बात बता देता हूँ कि रवि राणा और भाभी नवनीत जी राणा, इनके लिए हम आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। अमरावती का चर्चा पूरे देश में है, सांसद यहाँ की हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। आपको कैसा लगता है इस पूरे विवाद पे, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा लगता है हमको। हर कोई करे ऐसा काम। हाँ, हर कोई करे ऐसा काम। सही किया। हाँ बिल्कुल। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारे घर के सामने आप क्यों हनुमान चालीसा पढ़ते हो? क्या हो रहा? संजय राउत कहते 20 फुट गड्ढे में गाड़ देंगे। हाँ उनको। हाँ क्यों ऐसा क्यों? क्या हो रहा? अरे भाई अपने ही समाज, अपने हिंदू समाज का धर्म है ना, तो वो कर रहे को गलत थोड़ी कर रहे। अच्छा, हिंदू समाज का है, गलत नहीं कर रहे। अमरावती के लोग पॉलिटिकली कितने अवेयर हैं, इसका अंदाजा तो आपको उनकी बातों से हो गया होगा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अगर मातोश्री पर हनुमान चालीसा की पढ़ने की बात कर रही हैं, तो उसके पीछे जनता का ये मूड भी है। मगर अमरावती में हर बड़े सियासी गेम के पीछे शरद पवार का हाथ माना जाता है। एक शख्स ने पवन नारा को बुलाकर बात की और सीधा इल्जाम मर दिया, जो भी तकरार है इसके पीछे शरद पवार है। हनुमान चालीसा जरूरी है क्या? ये तेल के रेट जरूरी है, सिलेंडर के रेट जरूरी है क्या, पेट्रोल के? वो इशू क्यों नहीं करा? वो जरूरी नहीं था क्या? ये खाने पीने की चीज जरूरी नहीं है, भगवान वो अलग विषय हो गया, पर ये चीज नहीं होना क्या जरूरी? तो आप अपने सांसद से अगली बार ये सवाल पूछोगे जब यहाँ आएंगी? वो कभी भी पूछ सकते ना, पर मिले तो सही। मिलती नहीं, मिले तो सही। और इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं, हनुमान चालीसा वाले विवाद? हनुमान चालीसा का इशू करने की जरूरत ही नहीं है सर। और राज ठाकरे वो करे ना करे उसका कोई मतलब नहीं था ना सर। मतलब वो इस पे करना था जरूरी है। पूरा गेम तो शरद पवार खेलते हैं अपने वाले। शरद पवार का गेम है ये, उनके इशारे पे हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ मैं। तो ये एकदम नया पर्सपेक्टिव लेके आए हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे शरद पवार हैं। हनुमान चालीसा पर हंगामा मचा ही था कि उसके हाशिए पर एक अलग हल्ला मच गया। एक अन्य एक्ट्रेस टर्न लेडी शिवसैनिक दीपाली सैयद भोसले मैदान में कूद पड़ी। उन्होंने इस विवाद में सीधे प्रधानमंत्री को लपेट लिया, जिनका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना ही नहीं। जब इस मामले में इंडिया टीवी ने उनसे बात की, बयान वापस लेने की बजाय वो फिर से इसे जस का तस दोहराने लगी। मोदी जी का नाम लिया तो सबको बुरा लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो पंतप्रधान है। क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर उस गाड़ी में मोदी जी भी होते तो वो भी शिवसैनिक वही करते, गाड़ी फोड़ते। क्योंकि शिवसैनिक वही है जो नडलात्र फोड़ला। क्यों नड़ा? क्यों शुरुआत की आप लोगों ने? तो हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बोलेंगे तो आपको बुरा नहीं लगा, तब आप जो भी चाहिए वो कर रहे थे, आप गाली दे रहे, जो भी कर रहे वो कर रहे थे। लेकिन आज मैंने इतना ही बोला, जर तर की भाषा की, कि अगर उस गाड़ी में अगर उसमें उस गाड़ी में किरीट सोमैया जी की जगह पे मोदी जी होते तो भी गाड़ी फोड़ ली जाती, तो भी गाड़ी तोड़ दी जाती। तो आपको बुरा लग रहा है? दीपाली सैयद भोसले के इस बयान पर बीजेपी का खेमा बौखलाया हुआ है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दारेकर की मांग है कि राणे दंपत्ति पर राजद्रोह लगाया तो इनके खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए। सेना के एक नेता हैं दीपाली भोसले, इलेक्शन भी लड़ी थी, हार गई थी, आपको याद होगा। उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। उनका कहना है कि वहाँ अगर किरीट की गाड़ी नहीं होती, मोदी की भी गाड़ी होती, तो भी उस पर हमला करते शिव सैनिक, क्योंकि उनको उकसाया जा रहा है।
तो अभी उनके ऊपर राजद्रोह का गुना, देशद्रोह का गुना दाखिल करो। क्योंकि पंतप्रधान के बारे में इसी तरह का बयान आना है वो उचित है क्या? राणा के ऊपर राजद्रोह हुआ तो इनके ऊपर देशद्रोह करो, क्योंकि पंतप्रधान के ऊपर बयानबाजी की है। मर्यादा दोनों पक्षों ने तोड़ी है। ये एक कविता की लाइन है जो महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर एकदम सटीक बैठती है। कोई नेता प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा भुला रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में कोई ऐतराज नहीं कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने घंटा वाले और गदा वाले हिंदुत्व की बात कर विरोधियों पर हमला बोला था। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस क्या बोले, इसे भी देखिए। आणि आता तर नवीन हिंदुत्व आलंय, घंटाधारी गदाधारी, घंटाधारी गदाधारी। मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात हे आमच्या लक्षात येतं। हर शख्स अपने बयान में मर्यादा को ताक पर रख रहा है, खुद को दूसरे के मुकाबले बयान में 20 साबित कर रहा है। अभी तो इस मैदान में मई दिवस को राज ठाकरे की एंट्री होनी बाकी है। वो औरंगाबाद में रैली करेंगे और 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टीमेटम दिया है। उस पर तुर्राइए कि औरंगाबाद पुलिस ने 9 मई तक धारा 144 लगा रखी है। मतलब सभा नहीं तो टकराव सही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।